हेलो एंड वेलकम टू CUCET फ्री क्लासेस। मेरा नाम प्रियंवदा है। हम चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव कर रहे थे, यानी कार्यपालिका, और उसका प्रेसिडेंट वाला पोर्शन हमने फिनिश कर लिया था। आज वी विल स्टार्ट विद वाइस प्रेसिडेंट। सो बिफोर वी विल स्टार्ट विद वाइस प्रेसिडेंट, नो, इट वाज समथिंग वाज लेफ्ट ओवर। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर with vice president, let's start whatever we have done yesterday in president. अभी हम उसको आपको NCERT में मार्क करवा देती हूँ कि क्या लाइनें इंपॉर्टेंट है। जो प्रेसिडेंट हम कल कर चुके हैं, क्योंकि कल हमने NCERT के लाइंस को नहीं कवर किया था। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? ये बात हुई थी ना, प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जो आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो इसी को माना गया, सारे काम इसी के द्वारा किए जाते हैं। बट हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड? मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, जुडिशियल पावर भी है और इमरजेंसी पावर भी हैं। बट याद रखिएगा, ये सारे पावर जो है ना, वो रियलिटी में प्रेसिडेंट नहीं यूज करता, बल्कि ही वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी इतनी सारी पावर होने के बावजूद भी कल जो हमने 8 पावर्स करी थी, उन 8 शक्तियों के अलावा उसकी कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर होती नहीं है, और वो सब क्या करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के द्वारा किया करता है। इसीलिए हम इसको नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को बेसिकली नॉमिनल हेड या नाम मात्र का मुखिया भी बोला जाता है, क्योंकि सारे काम ये करता है। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। ये मैंने आपको अभी आज क्लियर ही कर दूंगी, क्योंकि आज का टॉपिक ही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो वो हम आज इधर क्लियर कर देंगे। और इसमें ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कई बार वैसे ये रिपीटेटिव ही हो रहा है मेरे थ्रू। प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट दोज 8 पावर्स वेयर ही यूज्ड हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स, और ही यूजेस दोज पावर्स ऑन द विल ऑफ हिज ओन। ठीक है ना, उसी को डिस्क्रिशनरी पावर या स्वविवेकानुसार या विवेकाधीन शक्तियां बोलते हैं राष्ट्रपति की। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। Okay. Yes. We have already done few. Yes, we have already done few. We have already done the veto powers of the president. They have included here. इधर पे क्या लिखा हुआ है कि although the council of ministers can still send back the same advice and the president would then be bound by that advice, such a request by the president to consider the decision would naturally carry a lot of weight. आपको याद होगा, तो मैंने आपको इसमें डिस्क्रिशनरी पावर में ये करवाया था कि एक बारी आप एडवाइस को, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, वो एक बारी प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। मान के उसकी एडवाइस को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, राइट? तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका है। तो ये पहला इसका डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन सेकेंड क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट हैज द वीटो पावर बाय विच ही कैन विथहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव द असेंट टू द बिल्स, है ना, अदर देन मनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। जब भी संविधान में संशोधन होता है, ऐसे बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। तो वहां पर वो वीटो पावर्स को, यस, आगे लिखते हैं ये, एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट goes to the president for his assent before it comes to a law. The president can send the bill back to the parliament asking for it reconsideration. वही मैं इसको अभी ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करूँगी, इट्स अ टाइम वेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम 8 जो हमारे पावर्स थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, वही सारे पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। बार बार उसी चीज़ को रिपीटेटिव होना सही भी नहीं है। नेक्स्ट,
ये रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने एक इंसिडेंट बताया हुआ इसमें। एक ना इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल आया था, मैं आपको बताती हूँ उसकी स्टोरी। एक इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल आता है 1986 में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी जी। तो ये बिल को बड़ी क्रिटिसिज्म मिली थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ये कर्टेल कर रहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस की राइट्स को। तो ज्ञानी जैल सिंह जो कि कांग्रेस के काफ़ी करीबी माने जाते थे, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने फिर भी अपने पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए, है ना, उस बिल को कभी भी कोई एसेंट नहीं, पॉकेट वीटो जेब में डाल के भूल गए। ये वाला इंसिडेंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर ये यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं रिकंसिडरेशन वाला वीटो, यानी सस्पेंशन वीटो, जो कि हमने कल कर लिया है, जहाँ पर बता रहे हैं कि वेंकट रमन जो हमारे वन ऑफ द प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी रिकंसिडरेशन के लिए एक बारी बिल को भेजा हुआ है। यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी बिल को भेजा हुआ है, जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद का बिल था ना। उस टाइम पे भी सोनिया गांधी मतलब मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, और इस वाले बिल को उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था। यही जो कल हमने वीटो पावर्स किए उसके एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि ये सारे पावर्स यूज किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारा हमने कल ही कर लिया था कि एक बार आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, देन यू आर बाउंड टू accept it, and there is no time limit for which the president must send the bill for reconsideration। और इसीलिए प्रेसिडेंट क्या पावर यूज करता है, वो कोई उस पे कोई साइन ही नहीं देता। ऐसे पावर को क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो, जेब में डाल के भूल जाना, वही। फिर उसने कहा थर्ड काइंड ऑफ अ डिस्क्रिशन पावर क्या है भाई, पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज हो जाए। यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा हो सकता है क्या, हाँ बस ठीक है, ठीक है, हाँ। तो यहां पर कह रहे हैं फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको ये भी कल क्लियर कर दिया था कि अगर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किसी भी पार्टी को बुला सकता है, अगर उसे लग जाए कि ये गठबंधन बना के मेजोरिटी हासिल कर सकते हैं। मान लेते कोई विनिंग पार्टी है मेजोरिटी में, बट आपस में पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही कि भाई किसे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, तो वहां पर भी प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन यूज करता है। ये सारी चीजें हमने कल ही कर ली थी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स रोल इन चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए ये वही वाला रोल है जो हमने कल ही अभी किया हुआ है कि जब पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में है ना, उसके बावजूद वो आपस में नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो उसका एक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि 1977 के बाद से हमने देखा ना काफ़ी सारे ना कोलिशन गवर्नमेंट का खेल आ गया। पहले तो कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में हुआ करती थी। 1977 के बाद जो पहला वाला आया था क्या था, जनता पार्टी आई थी, जिसके हेड थे मोरारजी देसाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। और ये पार्टी गिर भी गई, क्यों, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, राइट। तो यही वो बता रहे हैं कि वहां पे प्रेसिडेंट ने अपना डिस्क्रिशन यूज किया, यहीं से उसने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करी और किसी एक पार्टी को बुलाया। और फिर मैंने आपको बताया था जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो ज्ञानी जैल सिंह ने अपने डिस्क्रिशन को यूज करते हुए, चूंकि कांग्रेस पार्टी में आम सहमति नहीं बन पा रही थी कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अपने आप से राजीव गांधी को बुला के क्या किया। तो ये कहानी आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके जो मेन मुद्दा है वो हम ऑलरेडी कल ही कर चुके हैं। अब आता है आपका टॉपिक, व्हाट इज दिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, लेट्स स्टार्ट विद द वाइस प्रेसिडेंट। कुछ चीजें मैंने नहीं बताई थी, वो कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ना एक लाइन लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन कराई थी कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती है, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, इमरजेंसी पावर। देखो ये पावर्स तो होती हैं, बट चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और ये बहुत डिटेलिंग में होती है, ऐसा नहीं है कि यूं पढ़ा और यूं खत्म हो गया। ऑलमोस्ट पूरे 1.5 दिन लग जाते हैं इसको पढ़ाने में, लेक्चर को या आप 3 से 4 घंटे।
बट चूंकि इस एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एंड वी हैव द फाउंडेशन टू फॉलो एनसीईआरटी, सो आई एम स्किपिंग दैट पोर्शन, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, राइट. सो लेट्स मूविंग ऑन टू वाइस प्रेसिडेंट. तो हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेते पहले, फिर हम अंडरलाइन तो कर ही लेंगे, राइट. वाइस प्रेसिडेंट, सेकेंड सिटीजन बोलते हैं इसको, सेकेंड सिटीजन बोला जाता है, फर्स्ट बोलते हैं हम द्वितीय नागरिक बोला जाता है. फर्स्ट कौन हो गया हमारा? प्रेसिडेंट हो गया. ये मैंने आपको बोला था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, कभी भी अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, वेकेंट हो जाए फॉर एनी काइंड ऑफ अ रीजन, मे बी ही इज इल, बीमार है, मे बी छुट्टी पे गया हुआ है ना, किसी भी रीजन से अगर वो, मे बी उसकी सडन डेथ हो गई, तो किसी भी रीजन से अगर 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 उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी भी रीजन से वो ऑफिस वेकेंट हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति. इसमें वर्ड जोड़ना बहुत जरूरी है, एक्टिंग प्रेसिडेंट. डन. ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और जितने दिन ये राष्ट्रपति के पद पे रहेगा ना, याद रखना वो सारी सैलरी, भत्ते, इमोलमेंट्स, इम्यूनिटी, वो सब कैसे इंजॉय करेगा? एज अ प्रेसिडेंट, चाहे एक ही दिन के लिए हो, चाहे एक ही घंटे के लिए हो. समझ गए आप मेरी बात को? अगर प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो जाता है, जो चीज कल मिसिंग हो गई थी, तो याद रखिएगा विद इन 6 months प्रेसिडेंट का पद अगर रिक्त हो जाए, तो विद इन 6 months आपको इलेक्शन करा लेने हैं. क्योंकि ये पद जब वेकेंट होता है, ये पोस्ट जब वेकेंट होती है, तो ये तो आउट ऑफ सडन होगी ना. और मान लेते हैं कि चूंकि प्रेसिडेंट 5 years के लिए अलॉट होता है, तो याद रखिएगा ये अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ जाता है. उसका रीजन भी बताती हूँ क्यों. लॉजिक है, प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते, क्यों नहीं करेगा? प्रेसिडेंट रिजाइन, उसमें इसको इंक्लूड करो, प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन अपना वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा. यस. नहीं, अरे भाई मेरी इच्छा है मैं पद पे रहूं या ना रहूं, है ना. ना 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 ना, आपने मुझे गलत नहीं, आपने मुझे गलत लिया, इसीलिए वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि पार्लियामेंट या लोकसभा में बैठते हैं, अगर मान लेते हो वो मेजॉरिटी नहीं इंजॉय कर रहे हैं, मेजॉरिटी जो इंजॉय करेगा वही सरकार बनाएगा. अगर सिंगल पार्टी इंजॉय कर रही है लाइक बीजेपी, तो उसका तो मेजॉरिटी हमेशा बने रहेगी 5 साल तक, कोई पार्टी लेगी नहीं. ये तब सिचुएशन आती है जब गठबंधन की सरकार हो और कोई एक पार्टी 2 साल 3 साल बाद अपने समर्थन वापस ले ले. अब वो मेजॉरिटी इंजॉय कर रही है क्या? नहीं. अगर मेजॉरिटी नहीं इंजॉय कर रही है तो सरकार गिरेगी गिरेगी, चाहे गठबंधन की गुना हो. ठीक. अब मान लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव जिसको बोलते हैं. ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ऑब्वियसली अपोजिशन लेकर आता है सरकार के खिलाफ कि यू आर नॉट एंजॉइंग द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, प्रूव इट, अदरवाइज लीव इट, क्योंकि वही इंजॉय करेगा जो मेजॉरिटी में होगा. अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो क्या होगा? सरकार को रेजिग्नेशन देना ही है. बट इन केस अगर वो रेजिग्नेशन नहीं दे रही है, तो प्रेसिडेंट कैन यूज हिज डिस्क्रिशनरी पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को विघटित कर देगा. दूसरा मैंने जो बोला था आपसे कि मान लेते हैं कुछ ऐसी अर्जेंसी है, कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन है जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का देश में होना बहुत जरूरी है अभी फिलहाल, तो उनके रेजिग्नेशन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसमें भी उसका डिस्क्रिशन लग सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. हियर यू आर सेइंग दैट कि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे सकता है या नहीं, तो वो तो दे ही सकता है ना. वो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर लेगा? मेरी मर्जी, मेरे को नहीं रहना. वाइस प्रेसिडेंट उसका रेजिग्नेशन मतलब एक्सेप्ट ना करे, तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो उनसे बात करे, 2-3 दिन आपने साइन नहीं दिया, बट इफ आई एम गिविंग द रेजिग्नेशन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट. इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑब्वियसली यू कैन विथहोल्ड द रेजिग्नेशन. यस यस यू कैन, क्योंकि उस समय आपका, क्योंकि क्या होता है अगर मान लेते हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती थी क्यों प्रेसिडेंट का अगले प्रेसिडेंट
चुने जाने तक अपने पद पे बना रहना जरूरी है, और इसके कार्यकाल के खत्म होने से पहले भैया दूसरा चुन लो, ये बोला गया है, संविधान में लिखा हुआ है। क्यों? जब भले नाम मात्र का हो, तुम्हारा सारा लॉ लेजिस्लेशन जो है वो वही साइन करता है, तुम्हारे जितने एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो वही साइन करता है, बिना साइन किए है तो वो स्टार्ट नहीं हो सकता ना, राइट? तो अगर देश में मान लेते राष्ट्रपति है ही नहीं तो काम कैसे होगा? इसीलिए संविधान क्या कहता है कि अगर इन केस एक्सीडेंटली उसका पद रिक्त हो जाता है, वैकेंट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो वाइस प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बिकॉज दिस इज वेरी मच नीडेड फॉर द नीड ऑफ द आवर, राइट? एंड हियर आई एम सेइंग दैट कि अगर 6 महीने के अंदर उसका चुनाव, चूंकि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट तो है नहीं, प्रेसिडेंट तो चुना जाएगा, तो इसलिए चुनाव उसका 6 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए। और अगर मान लो नॉर्मली हमारा प्रेसिडेंट चल रहा हो, अगर नॉर्मली हमारा प्रेसिडेंट चल रहा है तो भाई 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने से पहले आप उसका चयन कर लो, और वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ जाता है, क्योंकि जरूरत ही है, ऐसी ही बनाई हुआ है हिसाब किताब। तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट, मान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट रिक्त है, प्रेसिडेंट तो चाहिए ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट तो चाहिए, तब आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा। कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, उसका भी पोस्ट वैकेंट है, फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये बनेगा। ये हिरार्की सेट की गई है कि अगर प्रेसिडेंट का पद रिक्त है तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट रिक्त है तो कौन बन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस का ऑफ इंडिया का भी पोस्ट वेकेंट है तो एनी ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो बन जाएगा आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट। यानी हमें चाहिए ही, किसी भी हालत में हमें प्रेसिडेंट तो चाहिए ही, ठीक? और क्यों चाहिए वो आपको भी समझ में आ रहा है, बस 6 महीने का और वेट, फिर हमारे को नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। पहला ऐसा देखो, वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने एक्टिंग, हाँ जैसे वीवी गिरी जी हो गए, बट यहाँ तक कोई पहुंचा है तो जस्टिस हिदायतुल्ला, बीडी जत्ती पहुंचे, सॉरी बीडी जत्ती भी पहुंचे थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। सीजीआई कौन बना, मतलब यहाँ तक की हिरार्की में कौन पहुंचा, तो वो थे जस्टिस हिदायतुल्ला, वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु एक्ट्स एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये आपके इसी इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, जस्टिस हिदायतुल्ला, चूंकि आपने वो किया हुआ है, बताना जरा जस्टिस हिदायतुल्ला का एक बार और नाम आया था, बताओ जल्दी। Justice Hidayatullah has said that preamble is the soul of the constitution. So who said that कि preamble is the soul of the constitution? He was the one who said that the preamble जो है संविधान की आत्मा है। तो ये इंटरेस्टिंग था। तो यानी वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है, राइट? बट वाइस प्रेसिडेंट का एक्चुअल रोल क्या है? एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, यस, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब लेमैन लैंग्वेज में समझे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी हिंदी मीडियम। वही मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब राज्यसभा का मेन जो सीनियर मोस्ट पोस्ट है वो इसी की है, ठीक? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी से बोलते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी से बोलते हैं। पीठासीन अधिकारी, भाई आप क्लास को लीड करता हुआ कोई तो होना चाहिए, तो पूरे मछली बाजार नहीं बन जाएगा, 245 लोग बैठ रहे हैं और कोई तो लीड करने वाला होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, तो ही इज द वन,
अच्छा, मैंने आपसे कहा कि राज्यसभा में जितनी भी कार्रवाइयां होंगी, जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे, किस तरीके से चलेगा राज्यसभा का कार्यकाल, आज की बैठक कैसे होगी, उन सब को कौन डिसाइड करता है? वाइस प्रेसिडेंट। डन। कोई भी बिल अगर राज्यसभा से पारित हो रहा है तो किसके साइन जा रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट। यानी इसका काम जो है ना वो एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का ही है, इसीलिए वो सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी होती ही नहीं है, नो सैलरी, बल्कि एज अ राज्यसभा की चेयरमैन की सैलरी वो उठाता है। ठीक है, इसकी सैलरी होती है क्योंकि काम भी तो सारे इसी के कर रहा है। स्पीकर, स्पीकर, क्योंकि स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। अब देखो इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये होता तो सेम वैसे ही है जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, लेकिन थोड़ा सा कहानी में ये ट्विस्ट है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट रोल प्ले करती है। पार्लियामेंट में कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इस लोकसभा और राज्यसभा में आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस। यहां पे नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं, डन, और यहां भी नॉमिनेटेड मतलब दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कोई रोल नहीं है, डन। ये दोनों मिलकर सर्वसम्मति से वही सेम इलेक्शन का पैटर्न, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूं, PR, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड क्लोज्ड वोटिंग, यही मेथड फॉलो होता है जो प्रेसिडेंट के चुनाव में होता है। अब याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में चूंकि लिखा हुआ है संविधान में 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इसकी यस कोई काम पोस्ट तो खाली क्या रह सकती है, डेप्यूटी चेयरमैन काम कर ही लेगा जो होगा। तो इसमें लिखा हुआ है इसके इलेक्शन, संविधान कहता है एज सून एज पॉसिबल आप चुनाव करवा लीजिए, शीघ्रातिशीघ्र चुनाव हो जाने चाहिए। यानी यहां पर कोई भी 6 मंथ्स का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन चुनाव हो जाते हैं 6 मंथ्स के अंदर, क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन से अच्छा है कि हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट हो, तो इसके चुनाव का कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया। किस आधार पर इसे हटाया जा सकता है? वहां क्या था आधार? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण। यहां पर भी संविधान मौन है और कहता है राज्यसभा को, माइंड करना पार्लियामेंट नहीं, राज्यसभा को जो उचित लगता है, whatever he thinks to fit so, उसके आधार पर ये क्या करेगा? उसके खिलाफ रेजोल्यूशन स्टार्ट कर देगा। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा से साधारण बहुमत, क्या था साधारण बहुमत? सिंपल मेजॉरिटी क्या थी? 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, याद है ना? राज्यसभा से अगर किसी भी आधार पर जो राज्यसभा उचित समझे ऐसा रेजोल्यूशन अगर वो पास कर देती है साधारण बहुमत से, तो वो राज्यसभा पास कर दे और इधर देखो लोकसभा सिर्फ एग्री कर जाए, सहमत हो जाए। अगर लोकसभा ने एग्री नहीं किया, देखो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि लोकसभा एग्री ना करे, लेकिन उसके एग्री ना करने का कोई कारण होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द हमने अभी तक इतिहास में ऐसा देखा नहीं है, एग्री नहीं करता है तो भी वो पास ही माना जाएगा, क्योंकि उसके सिर्फ एग्री का ही, हाँ नहीं, लोकसभा का रोल नहीं है ना। तो दिस वाज द मेजर रोल कि राज्यसभा को ज्यादा पावर मिली हुई है इस सेंस में कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए उसी का प्रस्ताव पारित होना चाहिए और लोकसभा को सिर्फ एग्री करना चाहिए कि हाँ ओके वी आर ओके विद इट, ठीक है। सिर्फ लोकसभा को एग्री करना चाहिए, ठीक। अब इसमें सिर्फ राज्यसभा को जो उचित लगता है ऐसा रेजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा में, ऐसा रेजोल्यूशन लोकसभा में नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आएगा कि राज्यसभा को जो उचित लगता है वो प्रस्ताव वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आ सकता है, लोकसभा में कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है।
समझ रहे हो मेरी बात को? अब एक और चीज, वाइस प्रेसिडेंट, चूंकि मैंने आपको बोला इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी, भारत का नागरिक हो, 35 इयर्स एज हो, और हाँ वो तो ठीक है, आपका लास्ट था राज्यसभा के लिए एलिजिबिलिटी रखता हो, यानी टू क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ऐसे तो इसमें और भी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, बट वो इसमें लिखा नहीं हुआ है। डन। तो आपका किन आधार पर हटाया जा सकता है वो भी संविधान मौन है, जो आपको उचित लगता है उस पर हटा दो वाइस प्रेसिडेंट को। दूसरी चीज, इनका चुनाव के लिए भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जैसे आपको समझ में आता है आप उतनी जल्दी करा लें, एज सून एज पॉसिबल, आपको जितनी जल्दी इलेक्शंस हेल्ड कराने हैं। तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट डन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, वो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, ओहो, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। डन। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एग्जिस्टेंस तभी आती है जब पहले पीएम शपथ लेता है, और पीएम को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। वो अलग बात है कि पीएम को वही अपॉइंट करना पड़ेगा जो कहा जाएगा, राइट? तो पीएम के अपॉइंट करने के बाद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एग्जिस्टेंस आता है, ये याद रखना, क्योंकि फिर पीएम जिसको लिस्ट बना के देगा प्रेसिडेंट को, उसी को अपॉइंट करना है, उसमें कोई आनाकानी नहीं हो सकती है। डन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लिखा हुआ है सेंटेंस आपकी एनसीईआरटी में, जो कि यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में चुन के गए हैं ना। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, ओहो, लोकसभा। डन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ? एक मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए पूरा का पूरा मंत्री परिषद रिस्पॉन्सिबल है, और हाँ, फॉर एवरीवन, बिकॉज दे स्विम टुगेदर एंड सिंग टुगेदर, यानी तैरते भी एक साथ है और डूबते भी एक साथ है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मंत्री के खिलाफ उसके काम के लिए कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना है। तो यहां पर आपका पार्लियामेंट लिखा होगा तो नहीं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। तो ये होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसकी अध्यक्षता, मतलब हेड यही है, प्राइम मिनिस्टर। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये 3 मंत्रियों से बने होते हैं, यानी 3 इसमें डिपार्टमेंट है, वो देखते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए बताना जरूरी है। सबसे ऊपर की लेयर होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स। डन। दूसरा होता है आपका स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सॉरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और लास्ट में आपका डिप्टी मिनिस्टर। ठीक। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद। यही आपकी सरकार है। अब एक चीज याद रखिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर इन सब में कोर है, यानी सबसे मेन कौन है? तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि बैठक चल रही है, तो वो मंत्री प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है, तो वो बैठक हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, वो किनको दिए जाते हैं? इनको। तो बेसिकली देश चलाता है प्रधानमंत्री और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये 10 से 15 होते हैं, आप समझे? सबसे कम संख्या बट सबसे महत्वपूर्ण इकाई। दिस इज स्मॉलेस्ट इन नंबर बट द इंपॉर्टेंट यूनिट। पहली चीज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके बाद सेकंड रैंक में आते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, बट
अगर किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को किसी डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एविएशन मिनिस्ट्री ज्योतिराव सिंधिया को मिली हुई है ना, यानी अगर किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिल जाए ना किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, तो फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर आ जाता है, वो सारी पावर एंजॉय करता है। और अगर कोई मीटिंग हुई तो उस मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जरूर बुलाया जाएगा। यानी किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर किसी इंडिपेंडेंट चार्ज को अगर कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेता है, दिया जाता है। देखो पार्टीज को या कुछ बंदे को खुश करने के लिए, अब पोर्टफोलियो इतने सारे तो है नहीं कि 100 हैं 100 को बना दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब मेन तो हमने दे दिया, अब कोई ऐसा बंदा है जो एक्चुअली पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, अब उसे कैसे दे, तो वो इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं कुछ एमपीज को, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर इंडिपेंडेंट चार्ज पा जाता है तो वो कैबिनेट रैंक के बराबर आ जाता है, सारी पावर्स वो एंजॉय करता है, सारी बैठकों में पार्टिसिपेट करता है। याद रखना, कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बैठक होती है तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट तक आ सकते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर कभी भी उस बैठकों का पार्ट नहीं होते, इनका काम बस असिस्ट करना होता है इन दोनों को। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आपके एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही सरकार है, ठीक। अब देख लो, एक चीज और क्लियर कर दूं, मान लेते हैं बीजेपी की आ गई हैं 300 सीट्स, 545 का जरा उसमें निकालो जरा, और 50% प्लस 1 कितना आता है? मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है ना, 300 अगर सीट्स आ जाती हैं। स्लोगन था ना, अब की बार 300 पार, लास्ट वाले इलेक्शन में, अब की बार 300 पार, तो हो भी गए 300 पार। तो 300 अगर सीटें आ जाती हैं तो आपको क्या लगता है 300 के 300 मतलब बीजेपी का सारा एमपी जितने हैं वो सब सरकार है? हाँ, वो सरकार नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर पार्लियामेंट में सरकार बिल लेकर आती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिल लेकर आते हैं, तो वो सरकारी बिल हो जाता है। अदर देन उनके पार्टी का, बीजेपी में भाई 300 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है, ये जानते हैं आप कितना होता है? टोटल लोकसभा का आपका 15% से ऊपर नहीं जा सकता, 15% ही हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यानी टोटल लोकसभा की सीटों का 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये अमेंडमेंट किया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, इसको संकुचित कर दिया गया। वरना सरकार, चूंकि गठबंधन की जब सरकारें होती है ना, या मान लो मेजोरिटी में भी है, तो लोगों को खुश करना बड़ा जरूरी हो जाता है। स्पेशली ये प्रॉब्लम गठबंधन में आती है, उस पार्टी के भी मेंबर को बना दो। कुछ इंजॉय तो करते ही हैं, वैसा नहीं है कि डिप्टी मिनिस्टर एकदम ही बेवकूफ होता है, कुछ तो इम्यूनिटीज वो भी इंजॉय करता है, राइट। अब एमपी से तो बड़ा ही होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि खुश करने के लिए इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ना मैक्सिमम नंबर में ये लोग कर देते थे, जो कि सीटें एक्सीड हो जाती थी, तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया पर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से कि 15% से ऊपर नहीं जाएगा। यही 15% अगर आपका है तो वो सरकारी बिल हो गया। तो बीजेपी में और भी तो होंगे, तो वो भी आपका अगर उनको लगेगा तो दैट विल कंसिडर एज अ प्राइवेट बिल, और अदर अपोजिशंस के लोग लेकर आते हैं तो दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज अ प्राइवेट बिल, ठीक। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और क्या आपका देखना बाकी रह गया? प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर ही, मैंने एक चीज अगर आपको नोटिस नहीं कराई हो तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करता है। पहले प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन होता है, फिर वही ग्रुप ऑफ लिस्ट देता है जिसके तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एग्जिस्टेंस आता है। ये लाइन दोबारा इसलिए रिपीट करी है क्योंकि सेंटेंस अगर ये आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर की अगर डेथ हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि एग्जिस्टेंस इसके बाद आया है। बट अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डेथ हो जाए, वन ऑफ द पोस्ट वेकेंट हो जाए, तो देयर विल बी नो डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ हाँ, मतलब किसी को भी सिलेक्ट कर ले, हमसे क्या लेना देना किसको सिलेक्ट करते हैं, बट समवन विल बिकम,
मतलब कहने का ये सेंटेंस ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा नहीं, लोकसभा क्यों डिसॉल्व होगी, पार्टी इंजॉय कर रही है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसॉल्व हो जाएगी, नया प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से कैबिनेट बनाएगा ना, वो क्यों दूसरे पुराने वाले के हिसाब से चलेगा। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई पोस्ट वैकेंट हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर या अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देने की जरूरत या डिसॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। और आपको एक और चीज जो इम्पॉर्टेंट है, जो फर्क समझिएगा, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुकी हूं कि पार्टी जो है, हम पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी डिसाइड करती है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। वो अलग बात है, इलेक्शन से पहले अब पार्टीज अपना चेहरा पहले से ही रिप्रेजेंट कर देती हैं, तो हम कभी कभी उसको ध्यान में रख के भी वोट दे देते हैं, लेकिन दे पार्टी को रहते हैं। तो जो पार्टी इंजॉय करती है मेजॉरिटी वही आपका 50% + 1, जो इंजॉय करती है वही आपका बनाएगा क्या, सरकार, और उस पार्टी में डिसाइड करते हैं। अब क्या कोई प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिना इलेक्शन जीते, बिना एक सीट जीते बन सकता है प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? बन सकता है, फॉर 6 months ओनली, 6 months। हाँ जी, अब देखो, मान लेते हैं मैं बीजेपी की सदस्य हूं, मान लेते हैं बीजेपी मेजॉरिटी में आ गई, बट मुझे कोई सीट में जीती ही नहीं हूं, मैंने मान लेते इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, ठीक। बट अगर बीजेपी चाले, बीजेपी इन द सेंस कोई भी पार्टी जो मेजॉरिटी इंजॉय कर रही, नॉट बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में, तो इसलिए बार बार बोल दे रही हूँ, तो बीजेपी जो सत्ता में है, मान ले तो उसी की पार्टी मेजॉरिटी में है, अगर वो चाहे मैंने इलेक्शन लड़ा हो चाहे ना लड़ा हो सकता है लड़ा हो सीट ना जीती हो हो सकता है कि मैं कभी सीट ही, मतलब इलेक्शन ही ना लड़ा हो, वो मुझे 6 महीने के लिए चाहे पीएम की उम्मीदवारी चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दे सकती है। बट आपको उससे पहले 6 महीने का ये टाइम स्लॉट खत्म हो, उससे पहले आपको किसी एक सीट से चुनकर आना होगा। दैट इलेक्शन इज कॉल्ड बाय इलेक्शन, उपचुनाव। अब इसका मतलब बता देती हूँ। जब आप 5 साल बाद इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं, तो उनको कहते हैं जनरल इलेक्शंस, लोकसभा का सारी सीटों के लिए होता है। तो क्या 5 साल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो रिजाइन कर दे, किसी की डेथ हो जाए, कोई सीट वैकेंट हो जाए, तो वो सीट वैकेंट नहीं छोड़ी जाती है, उन पर्टिकुलर सीटों पे उपचुनाव कराए जाते हैं, जिनको बाई इलेक्शंस कहते हैं। तो आपको किसी ना किसी सीट के थ्रू जीत कर आना ही पड़ेगा। तो 6 महीने तक तो आप बन सकते हो, यानी 6 महीने तक अगर बीजेपी मुझे चाह ले तो मैं प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकती हूँ, बट फिर मुझे कोई ना कोई चुनाव जीतना पड़ेगा। आप कहोगे जरूरी तो है नहीं कि सीट वैकेंट हो जाए, तो क्या होता है ना कि पार्टी में भी तो थोड़ी बहुत एकता होती है, कोई ना कोई बंदा अपनी सीट छोड़ देगा फिर, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो। जैसे मान लो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो एवरीबडी नोज कि 6 महीने तक मैं अलाउड हूँ, बट 6 महीने से पहले मुझे उपचुनाव तो जीतना ही है। तो कोई भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर पार्टी चाह ले तो वो सीट छोड़ देंगे, और उस तो जैसे छोड़ी वो सीट पे बाई इलेक्शन तो होंगे ही होंगे। तो आप अगर चुन लिए जाते हो तो फिर बन जाओगे, ठीक। लेकिन ये एक ही बारी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फिर आपने क्या किया कि आप तो हार गए वो सीट, फिर आपको 6 महीने के लिए बना दिया गया, फिर इलेक्शन हुए, ऐसा नहीं, बस एक ही बारी है, आपको ये मौका एक बार ही मिलता है, तो आप 6 महीने के लिए। अब एक क्वेश्चन और है, क्या प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चूंकि हम तो लोकसभा के लिए सीटें चुन के भेजते हैं, क्या ये सिर्फ लोकसभा से ही बन सकते हैं या राज्यसभा से भी बनाया जा सकते हैं? देखिए, कहने के लिए तो जो जनता है वो चूज करती है, लोकसभा में लोगों को भेजती है, लेकिन पॉपुलर कंसेंसस यानी परंपरा तो यही कहती है कि प्रधानमंत्री जो हो वो लोकसभा का हो तो उचित है। लेकिन संविधान में ये चीज मेंशन है कि वो ईदर ऑफ द हाउस का हो सकता है, यार राज्यसभा से भी। मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो राज्यसभा से ही बनाए गए थे, ठीक। तो आपका मंत्री परिषद या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर जरूरी नहीं कि लोकसभा से हो, वो राज्यसभा से भी बनाया जा सकता है। ये चीज कंप्लीट हो गई। तो आपका प्राइम मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। और आपको भी पता है कि अगर कोई चीज नो कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आपको रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा।
अब आते हैं लास्ट में, हमारा एक टॉपिक बचता है इसी चैप्टर का लास्ट में, वो है ब्यूरोक्रेसी। कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव, चूंकि एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे जिसमें प्रेसिडेंट पढ़ा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, और अब आपका क्या आ गया, ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी क्या है, वही जिनको आप कहते हैं सिविल सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, और इस एग्जीक्यूटिव टॉप नॉच अथॉरिटी को अलग करने के लिए इसका नाम क्या रखा गया, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स। ये वो होते हैं जो इन मिनिस्टर्स को या इन मिनिस्ट्री या जो आपके पोर्टफोलियोज होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए रोजमर्रा के लिए असाइन किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द मेन बॉडी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, क्योंकि वो डे टू डे बेसिस में सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप समझ रहे हैं, वंस दे आर अपॉइंटेड फॉर द lifetime, so they are doing your main execution work on the ground level। कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी। तो अभी हम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट इनको करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में मैंने आपको जो इसमें जो 2-4 लाइनें आपको बताई हैं वो करके हम, पहला मेरा पॉइंट जो छूट गया था, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर, वो करेंगे और चैप्टर का एंड हो जाएगा। सो लेट्स बैक टू नॉर्मल आपका एनसीईआरटी में। देखो मैं फटाफट बोलती जाती हूँ और आप बताएंगे मैंने ये चीज पॉइंट मिस करी थी या नहीं। 5 सालों के लिए अपॉइंट होता है, ओहो 5 सालों के लिए अपॉइंट होता है, राइट। इलेक्शन का मेथड सेम प्रेसिडेंट की जैसा है, डन। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट नहीं करते, डन। वाइस प्रेसिडेंट जो है रिमूव्ड होता है बाय रेजोल्यूशन बाय द राज्यसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी, यहाँ पे सिंपल मिसिंग है वर्ड, एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करता है, डन। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए तो बाय डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। और मैं तो एक स्टेप और फर्दर हो गई कि फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट भी वैकेंट हो तो कौन बन जाएगा, यस। तो इन्होंने कहा कि बीडी जत्ती ऐसे ही एक वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि फखरुद्दीन अली अहमद के मरने के बाद वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम किया था। आपको इससे ज्यादा ही बता दिया है, डन। आगे बढ़े। अब आता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रहा आपका। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप अंडरलाइन कर लो, बाकी ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है। ओके, क्या है आपका, प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस द हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना, तो हु इज द रियल हेड, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, डन। ये तो कई बार बोल चुकी हूं। आगे बढ़े। उसके प्राइम मिनिस्टर भी है, बट वो तो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बना जाएगा, उसमें फिर सीजीआई वगैरह के बाद प्राइम मिनिस्टर का रोल आता है। मतलब जो एक्स प्रेसिडेंट होते हैं ना, मतलब हिरार्की में प्राइम मिनिस्टर काफी नीचे है, ठीक है। वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, अगर एनसीईआरटी में होगा तो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। अब इधर देखो, नेक्स्ट आपका क्या था, in the parliamentary form of executive it's essential all the prime minister has the support of the majority in लोक सभा। कई बार बोल चुकी हूँ, सरकार वही बनाएगा जो लोकसभा में मेजोरिटी एंजॉय करेगा। वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्यसभा या लोकसभा कहीं का भी हो सकता है। देखो कायदे से लोकसभा कब बने तो अच्छा है, क्योंकि वही पॉपुलर हाउस है, वही जनता की आवाज है। हाँ, लेकिन तो मनमोहन सिंह जी की क्रिटिसिज्म इसीलिए होती थी ना, वन ऑफ द रीजन ये भी था क्योंकि वो राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जनता की डायरेक्ट पहचान तो नहीं है ना, तो वन ऑफ द रीजन ये भी था। अब दिस सपोर्ट बाय द मेजॉरिटी ऑलमोस्ट मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है। अगर मेजॉरिटी लॉस हो गई तो प्राइम मिनिस्टर लूजेस द ऑफिस, जाहिर सी बात है। अब इसमें है आपका कहानी कि हमने लोकसभा, राज्यसभा ने, मतलब कांग्रेस ने टिल 1989 बहुत बारी कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में रही, लोकसभा में उसने मेजॉरिटी एंजॉय की, पर उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट आने लगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आने लगी। ये कहानी हमने जानने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, ये कहानियां नहीं आती कभी भी।
इधर इंपॉर्टेंट है, आपका लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, हाँ, प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर allocates the rank and the portfolios to the minister, and depending upon the seniority and the political importance, the ministries are given the ranks of the cabinet minister, minister of state and deputy minister. बता चुकी हूँ ना, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, council of, yes, COM. In the same manner chief minister of the state also chooses. तो वो हमको जानना ही नहीं, चीफ मिनिस्टर मतलब राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी, उनमें भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, वो उनमें भी यही तीनों हिरार्की हैं, सेम सेम. डन. उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑब्वियसली. लेकिन वो कह रहे हैं कोई, वही वही जो 6 महीने का बताया ना, कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इसलिए प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर, एक सेकेंड, ये लाइन याद रखिएगा, इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और अ प्राइम मिनिस्टर without being an MP, member of parliament, such person has to get elected to the parliament within 6 months. ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. डन. अब आगे बढ़ते हैं. ये भी बता चुकी हूं मैं आपको कि 91st अमेंडमेंट एक्ट से कहा गया कि जितनी सीटें हैं हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, उसका 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए. 91st अमेंडमेंट 2003 से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ को कंसाइज कर दिया गया और कहा गया इससे ऊपर नहीं सर जी, इससे नीचे ही रहोगे, वरना तो आप तो विस्तार करते ही जाओगे, राइट, और फिर प्रॉब्लम होगी. चलो आगे बढ़ते हैं. ये भी मैंने आप, ओहो, ये भी हो गया था हमारा. नेक्स्ट, हाँ, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने कल भी इस चीज को किया था, फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंसेस समझ नहीं पाते हैं. रिमेंबर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, हमारा एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का भी पार्ट है ना, is the executive is routinely under the control and the supervision of the legislature. Yes, क्योंकि आप accountable हैं, you are collectively responsible towards लोक सभा. Done. The council of ministers is collectively responsible to the लोक सभा. ये important, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार इसी चीज को बोल रही हूँ. Done. इसका मतलब क्या हुआ, means that a minister which loses the confidence, आगे बढ़ते हैं, which loses the confidence of the Lok Sabha loses the confidence of the Lok Sabha is obliged to resign. The principle indicates that the minister is an executive committee of the parliament and is collectively governs on the behalf of the parliament. कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि on behalf of parliament he is doing the executive work, क्योंकि वो collectively responsible है और अगर वो majority नहीं enjoy करेगा तो उसको वहां से गायब होना पड़ेगा. कई बार हो चुका है. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना इनकी, कह रहे हैं इससे पता चलता है सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट का एकजुट होना कितना जरूरी है. क्यों, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वही नो कॉन्फिडेंस मोशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं. इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बता चुकी हूं ना, एक मंत्री द्वारा किए कार्य को सबको इस्तीफा देना पड़ेगा. यानी अगर एक मिनिस्टर does not agree with the policy or the decision of the cabinet, he she or must either accept the decision or resign. Right? भाई अपने पार्टी के खिलाफ थोड़ी ना चले जाओगे. अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर कोई डिसीजन ले रहा है तो you have to be agree, right? Either you have to resign. It is binding on all the presidents to pursue or agree to a policy for which there is a collective responsibility. भाई सरकार अगर कोई कदम नहीं उठा रही है, तुम being a member of the government, तुम उसके खिलाफ थोड़ी ना चले जाओगे. अब ये सारी बातें हो गई थी. नेक्स्ट आपकी लाइन आती है, ऐसा कुछ खास नहीं है, जो मैंने कराया था वो सारे वही चीज है. क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट. जाहिर सी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर. क्यों? क्योंकि काउंसिल कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर. कई बार बताया था इस चीज को भी. एंड हैज टेकन द ओथ ऑफ द ऑफिस, यानी जब तक प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस का ओथ ना ले ले तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो प्राइम मिनिस्टर जो लिस्ट देगा वही होगा. तो फिर क्या कह रहे हैं? रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसॉल्व. इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है. डन. बट द डिमाइस एंड द डिसमिसल और द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स अ मिनिस्ट्रियल वैकेंसी. कोई भी उस चीज को भर लेगा. डन. तो प्राइम मिनिस्टर कौन सा लिंक, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड. यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो और पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का लिंक है. बस इसीलिए कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने नाम भले पंडित नेहरू जी दे दिया हो बट प्राइम मिनिस्टर थे ना, इनको क्या कहा जाता था? लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट. वो होता है ना पहिए का जो कीला होता है ना, जो जिसपे पूरी चल रहा होता है, उसी को लिंच पिन कहते हैं. लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट. It also constitutional obligation of the prime minister to communicate to the president. और ये important है, वैसे कल हो गया था अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये लाइन बहुत important है. इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑब्लिगेशन होता है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑन ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन. अगर आपको याद हो तो कल ये डिस्क्रिशनरी पावर मैंने डिस्कस करी थी कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो सरकार द्वारा किए गए किसी भी काम को या भारत में कोई ऐसी संकट, कोई ऐसा मुद्दा चल रहा हो जिसके ऊपर विचार विमर्श करना या सरकार के स्टेप को जानना जरूरी है. ही वांट्स टू सीक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर वो मांगता है तो प्राइम मिनिस्टर को तत्काल प्रभाव से उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, है ना. तो वही लिख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज द ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन किसे दोगे आप? अगर प्रेसिडेंट को चाहिए तो, है ना. यस, जाके पहुंचा देगा, है ना, जाके पहुंचा देगा. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब ये तो खत्म ही हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है जो मैंने ना बताया रहा हो. ये ऑलमोस्ट ये टॉपिक एंड ही है. चैप्टर में अभी ब्यूरोक्रेसी है, वो तो उसमें 2 ही 4 लाइन है. उसके बाद जो पहला टॉपिक मैंने मिस किया था बस वो, उसके बाद चैप्टर का एंड है. आपका क्या हुआ फिर? डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स द पॉलिसीज, ये हो गया. अब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडरशिप ऑफ द लोकसभा, कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, एक्सेस टू मीडिया, प्रोजेक्शन ऑफ द पर्सनालिटीज ड्यूरिंग द इलेक्शन, प्रोजेक्शन एज अ नेशनल लीडर ड्यूरिंग द इंटरनेशनल समिटरी एज वेल एज द फॉरेन विजिट्स. प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेहरा है. इंटरनेशनल विजिट्स में कोई कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ही जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो तो वही जाता है, इलेक्शंस के टाइम पे कैंपेनिंग में भी उसी का चेहरा जाता है. लोकसभा का लीडरशिप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करना, ये सब कौन करता है? ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी को कमांड देना, ये सब हमारा, यानी शक्तियां यहीं से जा रही हैं. हेड ऑफ द काउंसिल तो यही है ना. तो बस आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एंड हुआ. और अब आपका नया टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव. भाई वो तो आते जाते रहती है सरकार, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारी ब्यूरोक्रेसी यानी सिविल सर्वेंट्स. तो ये पहला प्रोबेबल क्वेश्चन बन गया कि नहीं, हु इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? दे आर नॉट परमानेंट. आफ्टर 5 years और मे बी बिफोर 5 years ऑल्सो, इफ द लोकसभा गेट डिसॉल्व सो दे हैव टू गेट चेंज. यस, तो यही सारे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आ जाते हैं, एनसीईआरटी वगैरह से फंस जाते हैं. तो इसमें कुछ, ये तो अभी 11th क्लास है. क्यों? मुझसे तो कहा गया था 11th और 12th. तो अच्छा फिर ठीक है, ओके. बट 12th की एनसीईआरटी डिफरेंट है 11th से कंप्लीटली. इट्स लाइक अ पोल्स अपार्ट, नॉर्थ एंड साउथ पोल है.
ठीक है, इसमें ना एनसीईआरटी 11th में 2 बुक्स हैं, तो वो दूसरी बुक हम ना स्टार्ट करके पहले क्लास 12 की वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ द executive organ of the government includes the prime minister, minister of a large organization called the bureaucracy or the administrative machinery, right? तो ये परमानेंट है, ओहो ये परमानेंट है, ओहो एक सेकेंड, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में क्या है भाई, प्राइम मिनिस्टर है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट भी होना चाहिए था, वहां पर मिसिंग है, या फिर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, भाई सिविल सर्वेंट एक है क्या, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं उसको, राइट? और इसी मशीनरी और मिलिट्री सर्विस को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बोला जाता है इनको, सिविल सर्वेंट्स बोला जाता है। ये ट्रेन्ड और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो वर्क एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, आर असाइन्ड टू द टास्क ऑफ द assisting the ministers in formulating the policies and implementing these policies. यस तो आप समझो मेरी बात को कि जितनी भी पॉलिसीज होती हैं जिनका निर्माण किया जाता है, जितनी भी उनके पीछे का डिसीजन मेकिंग होता है, वो कहीं ना कहीं यही असिस्ट कर रहे होते हैं, राइट? तो अगर मनरेगा भी लॉन्च किया गया होगा तो वो भी किसी ब्यूरोक्रेट ने मिलके, मतलब ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ने मिलके ही वो मनरेगा स्कीम बनाई होगी, राइट? बिहाइंड द पिक्चर देयर इज समवन एल्स who's formulating the policies and implementing these policies at the ground level, right? तो आप इसमें क्या ही खास है, बस आप समझ तो रहे ही हैं। ठीक है, मुझे पता होता तो मैं पहले 12th करती, बट एक काम कर सकते हैं, मैं बता रही हूँ, एक काम कर सकते हैं, चूँकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे, कल क्लास 12th का एक चैप्टर लेंगे, फिर क्लास 11th का लेंगे। अच्छा फिर ठीक है। फिर इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मिनिस्ट्रीज आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड द सुपरविजन। तो जो गवर्नमेंट हम चूज करते हैं बाय द पीपल, वो क्या करते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो उन्हीं के अंडर में कंट्रोल में रहते हैं, राइट? इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना कैसे, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द legislature. It is the responsibility of the ministers to retain the political control over the administration. यानी जितने भी सरकार, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी सरकार बनाती है, जो भी पार्टी सरकार बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे हैव अ फुल कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी। वो जो वही करेंगे जो कहा गया है। इंडिया हैज एस्टैब्लिश द प्रोफेशनल, इसमें कुछ खास नहीं है, सब कहानी है। यस हाँ यही था ना, है ना? इसको मैं एक मिनट, और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर वो इनको कंट्रोल करते हैं तो ये मशीनरी भी उनको अकाउंटेबल बनाती, क्योंकि काम तो यही करते हैं, राइट? नाउ द ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन और ऑन policy matters, and in a democracy it is always possible that the party is defeated in an election and new government wants to opt for a new policies in the place of policies of the previous government. In such a situation it is the responsibility of the administrative machinery to be faithful and efficiently participate in drafting the policy and in the implementation. भाई गवर्नमेंट तो बदलती रहेगी, तो अगर ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तो इनका न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ कहानी है, इसीलिए एक लाइन में मैंने बोल दिया था परमानेंट एग्जीक्यूटिव यही है। इसके अलावा आप इतने समझदार हैं कि आपको ये खुद भी समझ में आता होगा, आंखों से ही दिखता है, राइट? एंड दिस इज द लास्ट पैराग्राफ एंड द चैप्टर विल बी लाइक, वो वाला टॉपिक कर लेते हैं, राइट? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, while the efficiency and the merit are the norms of the recruitment, the constitution also ensures that all the section of the society including the weaker section have an opportunity to be the public bureaucracy. सभी के लिए, सभी weaker section के लिए एग्जाम दो भाई, ब्यूरोक्रेसी में आ जाओ, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है। For this purpose, the Constitution has provided the reservation of jobs for the Dalits and the Adivasis. कुछ sections को reservation दिया गया है, और वो क्यों दिया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने मेरा lecture नहीं attend किया था, इसलिए देखिए
आर्टिकल 14 में दो बातें लिखी हुई हैं, यहां पर आते हैं। आर्टिकल 14 में दो बातें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदी मीडियम, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इक्वालिटी बिफोर, इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण हिंदी मीडियम, और यह है विधियों के समक्ष समानता। कह रहे हैं आर्टिकल 14 चूंकि फंडामेंटल राइट्स है और सभी नागरिकों को समानता यानी इक्वालिटी का राइट देता है, तो कहता है कानून की नजर में सब बराबर हैं। गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कानून की नजर में सब बराबर है, यानी अगर अमीर ने खून किया है और गरीब ने खून किया है तो सजा एक ही मिलेगी, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं कि ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा नहीं है। ये यूके से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ से। यूके का कंसेप्ट है और कहां से लिया इन्होंने? रूल ऑफ लॉ से लिया। कह रहे ना ये अच्छा कंसेप्ट नहीं है। दो लोग जब उनकी सिचुएशन बराबर थी ही नहीं, तो आपने इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी समान कानून से या समान नजर से, समान नियम से ट्रीट कैसे कर दिया? यानी एक हैंडीकैप्ड और एक हेल्दी आदमी की सेम रूल एंड रेगुलेशन से, सेम मार्क जहां से गेट सेट गो होता है, सेम मार्क के साथ आपने रेस लगा दी, तो दो लोगों की सिचुएशन तो बराबर थी ही नहीं, तो फिर आपने कैसे जस्टिफाई कर लिया कि दोनों के लिए सेम कानून लगेगा, सेम नियम लगेगा? नहीं होना चाहिए ना। दे बोथ आर अनइक्वल, their circumstances are not at the equal platform, you cannot, इसीलिए तो पैरा ओलंपिक्स होते हैं और ओलंपिक्स अलग होते हैं। तो आप दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? जब दो लोग समान सिचुएशन में थे ही नहीं, तो आपने कैसे ट्रीट किया? यहीं से आया आपका रिजर्वेशन का कंसेप्ट। दिस इज अ, ये ऐसे इस पे कैसे चला जाता है? दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट जो कि यूएसए से लिया गया है। ये कहता है कि जब तक दो लोग बराबर ना हो जाएं, तब तक आप उनके ऊपर सेम कानून नहीं लगा सकते हो। और इसी से सुप्रीम कोर्ट ने आपके रिजर्वेशन के कानून को जस्टिफाई करते हुए कहा कि पहले उन पिछड़े हुए समाज के वर्गों को उस सवर्ण जाति के बराबर तो लेकर आओ और उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ लगाओ। तो रिजर्वेशन इसीलिए कंटिन्यूड है, इसीलिए इसको जस्टिफाई किया गया। और इसके बाद कह रहे हैं रिजर्वेशन हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर वुमेन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। These provisions ensure that the bureaucracy would be more representative and social inequalities will not come in the way for the recruitment of the civil services. अब ये पूरी कहानी थी, क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन रहती है और फिलहाल तो यूपीएससी में वुमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं, बट कुछ ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज हैं जहां पर वुमेन के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट रखा गया है। और वो ये कह रहे हैं कि इससे समाज में जो इनइक्वालिटी फैली हुई है वो बराबर होगी और कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि सभी को बराबर मौका मिलता है एग्जाम देने के लिए। दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। बट एक टॉपिक चूंकि स्टार्टिंग में रह गया था, हम बैक टू उस पे आते हैं। अच्छा, अभी कुछ और भी कहानी है। हाँ नहीं, टॉपिक तो यही है। अभी इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा न्यूट्रल नहीं रह पाती है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू वेलफेयर करना चाहती है लोगों का, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि वो कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। वरना उनके साथ क्या होता है, वो पॉलिटिशियंस के हाथ की कठपुतली होते हैं, नहीं तो उनको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। कभी ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी वो परेशान करते हैं, तो इनका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने लिखा, दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड द इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मेनी पीपल, रिक्रूटमेंट ऑफ यूपीएससी, वो आधा उसमें गायब हो गया, वही मैं करने जा रही हूँ। many people think that there is no provision for protecting the civil, yes,
from the political interference in their duties. It is also felt that the enough provisions are there to ensure the accountability of the bureaucracy to the citizens. There is expectation that right to information, अब देखो ये बहुत important है, right to information may make the bureaucracy a little more responsible and accountable. अब ये कह रहे हैं कि वैसे तो इनके रिक्रूटमेंट को बहुत ही इंडिपेंडेंट बनाया गया, यूपीएससी बनाती है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनका रिक्रूटमेंट बहुत ही फेयर तरीके से होता है जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता नहीं है, इसीलिए संविधान में यूपीएससी को बहुत ज़्यादा पावर दी गई और एक इंडिपेंडेंट संस्था बनाई गई है जिसमें पार्टीज जो गवर्नमेंट होती है ना उसका कोई इन्फ्लुएंस जा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब वो फील्ड वर्क में आते हैं तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में वो रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको अकाउंटेबल बनाया गया जनता के द्वारा। कैसे? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो काम कर रहे हो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आरटीआई लगा के हम क्या कर सकते हैं, उनको और अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। दिस वॉज द एंड। मैंने आपसे कहा ही था कि पूरी कहानी है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़े। तो लेट्स गेट बैक टू आवर ओके अच्छा अभी यही रहा। यस दिस वॉज द टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। कहानी की शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ना वो यूके की महारानी के पास पावर नहीं दिखती है। जो यूके की महारानी के पास पावर है वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास वो नहीं दिखती है। कहीं प्रेसिडेंट के पास तो बहुत ज़्यादा पावर इंजॉय कर रहा है और कहीं मुख्य प्रेसिडेंट जो है वो एक सेरेमोनियल हेड यानी नॉमिनल हेड बन के रह जाता है। तो कह रहे हैं हर एक देश में उनका अलग अलग सिस्टम है। हमारे देश में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। डन। एक सेकंड में इसे साफ कर दूं तो अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे जिससे कि टॉपिक का एंड हो जाए और फिर अंडरलाइन दोबारा ना करना पड़े। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, हम उसी चार्ट से जो चार्ट है ना उसी से समझ लेंगे क्या है। तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स but cannot dismiss them as the responsible to the parliament. Okay, let's start with the here. कनाडा का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, राइट? यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब ये मोनार्की क्या होती है? जहां पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा उसी को मोनार्की कहते हैं। तो कह रहे हैं संविधान भी है बट मोनार्की है, यानी रिपब्लिक नहीं है वो बट डेमोक्रेटिक है। तो कनाडा का क्या है, वहां का क्या है? यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राइट? सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में। कनाडा में क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। वहां पे सारी पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। उसके बाद कह रहे हैं फ्रांस में क्या है? बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये लाइन अंडरलाइन कीजिए। इन फ्रांस both the president and the prime minister are part of the semi presidential system, यानी ये semi presidential form of, तीन मिल गए, presidential form of government, semi presidential form of government and parliamentarian form of government. Presidential form of government जहाँ पर president ही is the real executive head of the state, वही सारे decisions लेता है। semi presidential, president जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट जनता करती है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। वो अदर पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन एक बारी जब वो अपॉइंट कर देता है तो फिर उसका दोनों जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इसी को सेमी प्रेसिडेंशियल कहते हैं, यानी प्रेसिडेंट ने पावर दिखा के तो प्राइम मिनिस्टर वही चूज करेगा, लेकिन उसके बाद जब वो चूज कर लेगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी खुद की पावर होती है। समझ गए? वो सेमी प्रेसिडेंशियल। और पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is the responsible, yes। अब यहां पर क्या है? तो आप पहले एग्जाम्पल नोट डाउन करते चलो कि फ्रांस में कैसा है? बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, क्या होता है सेमी प्रेसिडेंशियल? इधर देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यानी एक बारी प्रेसिडेंट ने चूज तो वही कर रहा है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन फिर डिसमिस नहीं कर सकता है, उसके पास फुल ऑन पावर आ जाती है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट। तो ये प्रेसिडेंट से तो बहुत अलग हो गया। जापान के पास पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी रिपब्लिक नहीं है ये, है ना? पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है बट रिपब्लिक नहीं है, और वहां पे इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट?
इटली में क्या है, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है विद द प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे जैसा इटली में कैसा सिस्टम है, हमारे जैसा। रशिया में अगेन देखो कैसा सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, where president is the head of the state and prime minister who is appointed by the president is the head of the government। देख रहे हैं आप, Germany has the parliamentarian system in which president is the ceremonial head of the state and the chancellor is the head of। वहाँ के prime minister को chancellor बोलते हैं, नाम अलग है बट काम वही है। डन। तो ये आपने देख लिया, नोट डाउन कर लिया। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जिसमें मेरे हिसाब से फ्रांस को आप याद रखिएगा कि वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेमी प्रेसिडेंशियल मतलब प्रेसिडेंट ही चूज करेगा बट उसके बाद वो डिसमिस नहीं कर सकता उन्हें, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इधर आ जाओ। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। याद है मैंने रिपब्लिक जब पढ़ाया तो बोला था कि दोनों पोस्ट एक भी हो सकती हैं, जैसे कि यूएसए में तो वो हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, बट हमारे यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट तो हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट ही होता है। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल both in theory and practice। यहाँ पर theory और yes, countries with such a system includes example important है, example से ही question बनते हैं। United States, Brazil and most nations in Latin America। आगे बढ़ते हैं। ये देखो उसी चीज को इन्होंने चार्ट में बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, बट ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्लियामेंट्री में कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। यूजुअली बोल देते हैं, वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर लिखना चाहिए। ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी इन द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर में, विधायिका में या पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी में होगा उसी का लीडर बनेगा। हैज द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑब्वियसली, और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सेम डिट्टो वही है, लेकिन याद रखना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के लिए, फिर वो डिसमिस नहीं कर सकता। और याद रखना प्रेसिडेंट अगर किसी और पार्टी का तो अदर पार्टी का भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बना सकता है। अब और एग्जाम्पल आपको बताया तो फ्रांस हो गया आपका, रशिया हो गया, ये सेमी प्रेसिडेंशियल में आते हैं। प्रेसिडेंशियल में इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑब्वियसली, है ना। जैसे हाँ एग्जाम्पल यूएसए, ब्राजील, लैटिन अमेरिका सब हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक लाइन रह गई थी आपकी, ये देख लेते हैं। हेड ऑफ द स्टेट में भी मोनार्क हो सकता है या फिर प्रेसिडेंट हो सकता है। आपको पता है अगर मोनार्क हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाएगी और प्रेसिडेंट हुआ तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, ठीक। और दोनों ही सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव रहेंगे, यानी नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव हेड रहेंगे। यस क्योंकि गवर्नमेंट है ही वो तो सिर्फ नाम मात्र के मुखिया होते हैं। ये हाँ यूके में इधर पीएम एंड हिज काउंसिलर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, वो मैंने बोल दिया था, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर एट ऑल। यस अब आगे है, आपकी कहानी हो गई है खत्म। ये कहानी है श्रीलंका की, जहां पे बता रहे हैं कि सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है श्रीलंका में। सेम वही कहानी कि प्रेसिडेंट वहां पे प्राइम मिनिस्टर चूज करता था, प्राइम मिनिस्टर फिर लेजिस्लेचर का लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल हुआ करती थी। आते हैं आपके इसमें करंट अफेयर्स में तो अच्छा, तो अगर आते हैं आपके ना लास्ट में, तो उस लास्ट में जो करंट के मुद्दे होंगे ना वो हम डिस्कस कर लेंगे आफ्टर क्लास 12 का, राइट। अभी क्योंकि इसमें 2 बुक हैं तो इसको खत्म करने के बाद दूसरी बुक नहीं स्टार्ट करके क्लास 12 कर लेंगे, ठीक है। अब आपका हो गया ट्वेल्थ में से ना, अच्छा इसमें से, ठीक है।
अब मैं इसको कहानी को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये इसमें वही सेम चीज लिखी हुई है कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्क भी हो सकता है आपका सेरेमोनियल हेड, और प्रेसिडेंट भी हो सकता है सेरेमोनियल हेड। और आपको एग्जाम्पल बस याद रखने हैं, एग्जाम्पल मेन होते हैं आपके, वो है क्या है आपका एग्जाम्पल, ये देख लो। इन अ सच सिस्टम द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ मोनार्क इज primarily ceremonial, and the prime minister along with the cabinet wields effective power. Councils with the such system include Germany, Italy, Japan, United Kingdom as well as the Portugal. Or semi-presidential has both president and the prime minister, but unlike the parliamentarian system, huh? chancellor is the head. इटली में भी सेम है, जापान में भी सेम है, भूल गए क्या? बट है तो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना, हाँ यस, बट है पार्लियामेंटेरियन फॉर्म। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज बोथ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर, बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट में possess significant डे टू डे पावर्स, इसके पास पावर्स होती हैं। इन दिस सिस्टम इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर मे बिलोंग टू द सेम पार्टी और दे कैन बी बिलोंग टू अ टू डिफरेंट पार्टीज ऑल्सो, और दोनों के पास पावर होती है। पर एक बार ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो फिर वो डिसमिस नहीं कर सकता, वो रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट की तरफ। नाउ 10 वुड बी अपोज टू ईच अदर। कंट्रीज कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, बस नाम इंपॉर्टेंट है, फ्रांस, रशिया एंड श्रीलंका एक्सेट्रा। श्रीलंका का तो एग्जाम्पल भी ऊपर दिया हुआ था, semi presidential। and now this is the end and we have already done the parliamentary executive में president से मैंने पढ़ाया था। so this is the end of your chapter, और इस chapter का PDF आपको जो short crux है वो आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विथ न्यू इंथो, और कोशिश करेंगे कि आपको आपके कंसेप्ट जो है पॉलिटी में काफ़ी क्लियर हो जाए। आपको होपफुली लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।